नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। अभय दुबे जी ने एक-एक करके धागे खोल दिए कि किस तरह चुनाव आयोग आंखें बंद करके बैठा रहा। अभी भी पोस्टल बैलेट पे गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं और किस तरह एग्जिट पोल मैनेज किए गए। अभय दुबे जी ने बताया है कि एग्जिट पोल के पीछे पैसा किसका लगा, क्या सट्टा बाजार था। बहुत बड़ा खुलासा करता हुआ ये वीडियो जरूर देखिए। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। एग्जिट पोल ने बम बम करके बीजेपी की सरकार बना दी, लेकिन मेरे को पता चला कि बीजेपी का जो वार रूम बना है उसमें बड़ी बेचैनी है। सारी तरफ से जोड़ गणित करके भी 100 से ऊपर सीटें जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। ऐसा मुझे बीजेपी के एक नेता ने, मेरा मित्र हैं, ये कहा कि भाई नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन परेशानी है, ममता बनर्जी आ रही है। जो एग्जिट पोल आए हैं वो भी 147 के आसपास है, अगर अनुमान सबका जोड़ा जाए तो। यानी कोई भी उनको पौने 200 तक नहीं पहुंचा रहा, जैसे साहब को 400 पार करा दी थी। ऐसे में ये तो साफ है कि कांटे की टक्कर दिखाने पे मजबूर हुए एग्जिट पोल। लेकिन इस बीच में देर रात ममता बनर्जी ने की पार्टी ने आरोप लगाया, वीडियो जारी किया कि स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट से छेड़खानी की जा रही थी। यानी ज्ञानेश कुमार की ज्ञान की गंगा चुनाव में डालने के बाद भी बह रही है। पहले जितने हथकंडे अपना सकते थे उतने हथकंडे अपनाए गए, जितना वोट काट सकते थे उतने वोट कटवाए गए, और अब चुनाव के नतीजों के बाद भी पोस्टल बैलेट में छेड़खानी के आरोप लग रहे हैं। पार्टी वीडियो जारी कर रही है। डेमोक्रेसी कहां जाएगी, पहला सवाल। और दूसरा, अब तो संदेशे साफ हो रहे हैं कि शायद ममता बनर्जी सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल को जितना सट्टा लगाना है लगा चुका, लोग ऐसा कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, डेमोक्रेसी जाएगी या रहेगी, ये तो बंगाल का चुनाव ही तय करेगा, चुनावी नतीजा तय करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीतती है तो देश में लोकतंत्र के क्षय की एक ऐसी शुरुआत होगी जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, ये तय हो जाएगा कि एक सत्तारूढ़ दल जो कि गठजोड़ सरकार चला रहा है, वो सभी संस्थाओं के ऊपर कब्जा करके जो मन में आया वो कर सकता है। अब आप देखिए, गृह मंत्री दिल्ली छोड़कर बंगाल में, कलकत्ता में अपना हेड ऑफिस बनाए हुए बैठे हुए थे। 3 लाख, 3.5 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पे तैनात कर दी गई थी। बंगाल का पूरा प्रशासन बदल दिया गया था, बंगाल का। क्योंकि कलकत्ता, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, तो उनके अंडर में, उनके तहत बंगाल की पुलिस है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने दूसरे प्रदेशों से पुलिस भी बुला ली थी। ये आपके जो अजय पाल शर्मा आईपीएस अफसर ने जो कारनामे वहां कलाबाजियां खा रहे थे, सांप्रदायिक कलाबाजियां खा रहे थे, वो उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। तो एक तरह से देखा जाए, ममता बनर्जी को उन्होंने केवल नाम मात्र के मुख्यमंत्री में घटा दिया था पूरी तरीके से। पूरे के पूरे बंगाल पर ऐसे विदेशी सेनाएं आक्रमण करके कब्जा करती हैं, उस तरीके से पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया था। और अमित शाह बैठे हुए नरेंद्र मोदी के सूबेदार की तरह बंगाल का प्रशासन चला रहे थे। और हालत ये थी कि वो ये भी सब बताया गया, जनता को भाषण बनाया कि अगर हम चुनाव जीत गए तो उसके कितने दिन तक सीआरपी और रहेगी। यानी उनके चुनाव जीतने की जो कल्पना थी, चुनाव जीतने की कल्पना और उसके बाद किस तरह का शासन चलेगा, उसमें सीआरपी और केंद्रीय बलों की एक प्रमुख भूमिका है। ये वो बार बार वहां पर कह रहे हैं। जो मॉडल दे रहे हैं बंगाल को, हम किस तरह की सरकार चलाएंगे, वो बुलडोजर मॉडल है। खुद योगी आदित्यनाथ ये भाषण दे रहे हैं, और जो दिलीप घोष ये बात कह रहे हैं, और भाजपा के सब लोग कह रहे हैं कि हम तो बुलडोजर वाले हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो उसका भारत के लोकतंत्र की क्वालिटी और लोकतंत्र का जो संस्थागत किरदार है, संस्थागत संरचना है लोकतंत्र की, उसके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। अगर बंगाल में भाजपा नहीं जीती तो भाजपा के लोकतंत्र को सबवर्ट करना, यानी भीतर जाकर लोकतंत्र का पूरा चरित्र बदल देना, कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी साजिश है, पूरा प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, उसके खिलाफ प्रतिरोध का एक मुकाम बना रहेगा। उसके खिलाफ प्रतिरोध, अगर ममता बनर्जी हार जाती हैं तो आप समझ लीजिए प्रतिरोध का कोई मुकाम ऐसा कुछ नहीं रहेगा, दक्षिण भारत के एक छोटे इलाके को छोड़ के। बस इसको, मतलब केरल और तमिलनाडु को छोड़ के बाकी ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रकोप से सुरक्षित हो। क्योंकि इन लोगों का तो रवैया यही है कि भाई आप अदालत में इनके खिलाफ शिकायत करेंगे, अदालत आपकी बात नहीं सुनेगी।
आप चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे, चुनाव आयोग क्यों सुनेगा? चुनाव आयोग तो बिल्कुल उन्हीं का प्यादा बना हुआ है सब। और फिर आप सवाल ये, किस संस्था में आप सरकार के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करा सकते हैं? क्या कोई संस्था बची? भाई कोई संस्था बची इसकी? सदन में विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दिया जाता है। तो हमारे लोकतंत्र की ये स्थिति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हारना जरूरी है लोकतंत्र को, अगर हम बचाना चाहते हैं। लेकिन ये हमारे मन की केवल इच्छा नहीं है। जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने की संभावना बहुत ही कम है। जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल का अगर आप अध्ययन करें, कुछ तो आपसे कल जब हम लोगों ने वीडियो बनाया था तो उसके अंदर कुछ बातें हुई थी। इसमें आपने सवाल उठाया था कि भाई इनको पैसे कहां से मिलते हैं, तो मैंने कहा भाई चैनल वाले देते हैं पैसे। लेकिन मैं थोड़ा अपने आप को संशोधित करना चाहता हूं। इस बार एग्जिट पोल का जो डेटा चैनलों ने पेश किया, तरह तरह की एजेंसियों का, वो चैनलों के पैसे से वो डेटा जनरेट नहीं हुआ था। आपको जान के ताज्जुब होगा और 4 PM के दर्शकों को भी जान के ताज्जुब होगा, उन्हें अजीब सा भी लगेगा कि जो एजेंसियां थी एग्जिट पोल करने वाली, वो अपना डेटा चैनलों को फ्री बांट रही थी। सवाल ये, कहीं ना कहीं से उन्हें पैसा मिला होगा, जहां से डेटा उन्होंने जनरेट किया, उस पैसे के दम पे वो पैसा उन्हें मिला है। हर पार्टी को, हर एजेंसी को अलग अलग पार्टियों से जहां जहां उनके ताल्लुकात हैं, उन कहीं ना कहीं से पैसा मिला। उस पैसे के आधार पर वो डेटा जनरेट किया गया। उस डेटा को तमाम बड़े बड़े चैनलों को फ्री बांटा गया। यानी बड़े बड़े, मैं बताता हूं, बड़े जितने टॉप चैनल्स हैं, किसी ने एक पाई नहीं खर्च की है इस डेटा के लिए। जबकि एक जमाने में 25 से 30-35 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते थे चैनलों को एग्जिट पोल कराने के लिए। इसका मतलब यह है कि एग्जिट पोल की जो इकोनॉमिक्स है वो 2024 के बाद में काफी बदल चुकी है। अब पहले की तरह नहीं हो रहे हैं एग्जिट पोल। इसलिए इन एग्जिट पोल पे कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की शैली यह है कि वो अगर एक प्रचार के दम पर एक पल का, 2 पल का, 1 घंटे 2 घंटे का भी प्रभुत्व प्राप्त हो सके तो उसको भी लेने के लिए तैयार है। अच्छा, फायदा क्या मिलेगा? 4 तारीख को तो नतीजे आ जाएंगे। आप जिस तनाव की बात कर रहे हैं कि भाजपा के भीतर तनाव है, शंकाएं हैं कि कैसा प्रदर्शन होगा, इसी से जाहिर है कि भाजपा के पक्ष में भाजपा की जीत दिखानी थी। लेकिन जीत कितनी अब जब एक तो तय हो गया कि जीत दिखानी है, अब जीत कितनी दिखाओगे? क्या ये दिखा दोगे कि बिल्कुल ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो गया है? एक तो तरीका ये है जीत दिखाने का, वो हिम्मत हुई नहीं किसी की, तो जीत दिखा रहे हैं 1.5-2% वोट से हो रही है जीत। मतलब भाजपा केवल बहुमत को छू रही है और ममता बनर्जी एक कदम पीछे रह रही है बहुमत के। इस तरीके से दिखा रहे हैं जीत। तो अगर आपने पूरे बंगाल पे कब्जा कर लिया, सब कुछ कर लिया, आप वहां पे सिक्किम में जाके फुटबॉल भी खेल ली, उसके बाद बनारस में जाके भाषण दिया, उसमें भी 10 बार बंगाल का नाम लिया, सब कुछ वही हो रहा है बंगाल। तो जब ये सब इतना सब कुछ हो रहा है, जिस दिन मतदान हो रहा है उसी दिन प्रधानमंत्री बंगाल के बाहर घूम घूम के सारे देश में जहां भी भाषण दे रहे हैं वो बंगाल के मतदाताओं को संबोधित कर रहे हैं। मतलब यहां तक सब किया जा रहा है, इसके बावजूद, इतना करने के बाद आप 1.5-2% वोट से आपके चहेते जो एग्जिट पोल वाले हैं वो भाजपा को जीतते हुए दिखा पा रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वास्तव में क्या होने वाला है। ठीक बात है। और चुनाव के बाद भी एक नेता है वो अंडमान निकोबार में जाके पेड़ों को बचाने की मुहिम कर रहा है, लद्दाख जा रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री त्रिशूल लिए मंदिर के सामने खड़े हैं। पूरी दुनिया देख रही होगी कि एक लीडर ऑपोजिशन है राहुल गांधी, अंडमान निकोबार जा रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि क्या हाल होगा प्रदूषण का, पेड़ काट रहे हो अंधाधुंध। लद्दाख जा रहे हैं, वहाँ की नेचर की बात कर रहे हैं, वहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री त्रिशूल लिए खड़े हैं। ये इससे संदेश पूरी दुनिया में देखती होगी इन दोनों नेताओं को, तो क्या सोचते हैं? आपने खूब याद रहा अपने प्रधानमंत्री की, आप पिछले एक हफ्ते की पिछले 15-20 दिन की गतिविधियों की मैपिंग कीजिए। कहीं वो झाल मुड़ी खा रहे हैं, कहीं वो फुटबॉल खेल रहे हैं, कहीं वो त्रिशूल लिए खड़े हुए हैं, कहीं वो बच्चों को गले लगा रहे हैं और तस्वीरें उनकी खिंच रही हैं वहां पर।
तो कैसा प्रधानमंत्री हम लोगों ने पाया है, सोचिए, जो सिर्फ तरह तरह के ड्रामे करने और तरह तरह के नाटक करने के अलावा कोई काम नहीं करता। फिर वो सिक्किम में जाते हैं तो बिल्कुल सिक्किम की पोशाक पहन लेते हैं, भाषण दे रहे, पहचानने भी नहीं आ रही कि वही नरेंद्र मोदी हैं, इस तरह की पोशाक पहने हुए हैं, और वो इसी तरह से देश का शासन चला रहे। वो सोचते हैं कि इसी तरह से तरह तरह के छोटे छोटे नाटक के प्रसंग हैं, मतलब जो है पूरे देश को उन्होंने एक प्रहसन का मंच बना दिया है। प्रहसन कहते हैं नौटंकी को, प्रहसन का उन्होंने मंच बना दिया है, और उसमें जगह जगह जाकर विभिन्न किरदार निभा रहे हैं। वो कितना अजीब सा लगता है। आप किसी भी प्रधानमंत्री से आप तुलना की, कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करता था जैसा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ठीक बात है। अच्छा बताइए कि अगर ममता बनर्जी जीत जाती हैं तो क्या इंडिया गठबंधन मजबूत होगा? इंडिया गठबंधन की वो नेता बनेगी? कांग्रेस स्वीकार करेगी? इंडिया गठबंधन को नए सिरे से कल्पित करना पड़ेगा। एक संगठन के रूप में, एक संस्था के रूप में इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। केवल संसद में आप लोग मिलजुल के सरकार को घेर लेते हैं, सरकार को जवाब दे देते हैं, सरकार को हरा देते हैं कभी कभी, तो वो केवल वो इंडिया गठबंधन नहीं है। इन लोगों को विपक्ष की राजनीति कैसे की जानी है, विपक्षी एकता कैसे की जानी है, उसका नाम इंडिया गठबंधन रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, सब चीजें नए सिरे से सोचनी पड़ेंगी। वो इंडिया गठबंधन अब पुरानी चीज हो गई, अतीत की। हम लोग अभ्यासवश उसको इंडिया गठबंधन कहते रहते हैं। मेरा मानना है कि उसका अब कोई मतलब नहीं रह गया है। आप सोचिए, कांग्रेस वहां पहले तो जाके ममता बनर्जी और उनकी सरकार की उसी भाषा शैली में आलोचना करती है जिस शैली में भाजपा आलोचना कर रही है। फिर जब एग्जिट पोल आते हैं तो कांग्रेस ये कहती है कि अगर वही ममता बनर्जी को समर्थन की जरूरत हुई तो हम समर्थन करने के लिए भी तैयार हैं। तो ये इसका मतलब है कि कोई विपक्ष की राजनीति कैसे की जाएगी, इसके लिए कोई संतुलित या सुचिंतित विचार इन लोगों के पास है नहीं। ठीक बात है, जो मर्जी में आता बोल देता है। हाँ, जब सदन लगती है तो वहां पर सरकार के एजेंडे को टक्कर देने के लिए जरूर वहां सब एकजुट हो जाते हैं, जैसे इस बार हुए थे। बाकी और कहीं कोई एकता है नहीं। दिल्ली में इस बात की भी चर्चा चल रही है अगर बंगाल में चुनाव जीत गए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, गडकरी की शायद छुट्टी हो जाएगी, ऐसी भी चर्चाएं है क्या इनमें दम? नहीं, चर्चाएं बहुत सी चल रही हैं। एक चर्चा ये भी चल रही है कि बंगाल में ये चुनाव हार गए तो सबसे पहले ये पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार तोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि वहां पे पूरी चर्चा को वहां ड्रिल कर सकें, वो वहां स्पिन दे सकें वहां पे, और वहां पे वो अकाली दल या किसी और ऐसी इधर उधर के लोगों के साथ मिलकर इधर उधर की विधायक तोड़ के एक गठजोड़ सरकार बनाने की कोशिश करेंगे चुनाव से पहले, ताकि 6 महीने जो है 6-7 महीने इनकी सरकार वहां चल सके वहां पे पंजाब में। ये सारी तिकड़में भी चल रही हैं, और मुझे इसमें मैं इसमें बिल्कुल गलत भी नहीं मानता। मतलब मैं इसको ये कोई बढ़ चढ़ के की गई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है। इस वक्त राघव चड्ढा है, क्या कह रहे हैं? पंजाब में सरकार तो तोड़ लेगी। 60-65 विधायक तोड़ना उनके लिए मामूली बात है। जिस दिन अमित शाह तय कर लेंगे तोड़ना, उस दिन तोड़ देंगे। पैसे में इतना दाम होता है। बहुत कुछ हो सकता है, मैं आपको बताऊं। आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है केवल एक पॉलिटिकल मूवमेंट को जीतने के लिए। जैसे ही अगर बंगाल में हारती है तो लगेगा इससे हमारी कमजोरी दिखाई पड़ रही है। उस कमजोरी को ऑफसेट करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम कमजोर नहीं है, हम मजबूत हैं, वो पूरा 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो पंजाब में प्रपंच कर देगी। उस बात को भगवंत मान वगैरह सब समझ रहे हैं, इसीलिए वो राष्ट्रपति से मिलने का उन्होंने समय लिया है। 5 तारीख राष्ट्रपति उन्हें समय भी दे दिया है। उस दिन हो सकता है कि राष्ट्रपति के सामने वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करें, लेकिन यहां तो मामला कुछ और है। वो राष्ट्रपति के सामने ताकत का प्रदर्शन करने आएंगे और चंडीगढ़ लौटते लौटते सरकार टूट जाएगी। अच्छा बताइए, ये लोग राष्ट्रपति के पास जाती क्यों? राष्ट्रपति की बेचारी की खुद की हैसियत खत्म कर रखी है। नई पार्लियामेंट बनती है उसमें नहीं बुलाया जाता, राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता। राष्ट्रपति तो केवल चेहरा है। समस्या ये, आप ठीक कह रहे हैं, समस्या ये कोई करे तो करे क्या? आप सरकार ने आपके चैनल को बंद कर दिया तो आप क्या करेंगे? अदालत जाएंगे ना? आप गए हैं, यही कर रहे हैं। कोई आपके पास दूसरा विकल्प तो नहीं है। बावजूद आप उसके जजों की तमाम सबकी स्थिति जानते हैं,
भाई केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के सामने खड़े होकर तरह तरह की दलीलें दी। सामान्य सामान्य ज्ञान से आप देखें तो एक भी दलील ऐसी नहीं है इसको काटा जा सके। केजरीवाल ने कहा कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप कार्यक्रमों में जाती हैं, उन्होंने मान लिया कि हाँ जाते हैं, खुद भी मान लिया जाते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी दोनों संतानें जो हैं वो सरकारी पैनल में हैं और उनको बहुत ज्यादा केसेस अलॉट किए जाते हैं, और केसेस जो है तुषार मेहता अटॉर्नी जनरल वही अलॉट करते हैं, तो बड़े पैमाने पर रुपया कमा रहा है ये सरकार से। ये एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि भाई जब आप हमारा केस सुन रही थी तो ऐसा लगता था कि आपकी टीका टिप्पणियां ऐसी थी जैसे कि हमें तुरंत सजा दे देना चाहती हो आप। ये सब बातें उन्होंने कही, लेकिन इसके बावजूद और कोई जज होता तो रिक्यूज कर लेता, अपने आप को अलग हो जाता। वो नहीं हुई अलग। क्यों नहीं अलग हुई? अच्छा बताइए आप। इसलिए अलग नहीं हुई कि अगर वो इस बात पर अलग होने लगी कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई है, तो फिर अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो सब जगह हर अफसर के, सब लोग अफसरों में अविश्वास व्यक्त, सारे अफसर यानी कितने अफसर हैं संघ से जुड़े हुए हैं, यानी कितने जज हैं संघ से जुड़े हुए हैं, सब जगह लोग कहने लगेंगे आप तो संघी आदमी, अब नहीं आपके साथ अपना मुकदमा लड़ते आपके यहाँ, तो पूरे देश में हंगामा मच जाएगा। इसलिए उनसे मेरे ख्याल से कहा गया नहीं, इस पर अलग होने की जरूरत नहीं है, लड़ जमे रहो मैदान में। बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय कुछ बातों की। ट्रम्प चचा, 1 तारीख आ गई, अब क्या करेंगे? बड़ी बड़ी घोषणाएं उन्होंने की कर रखी हैं। क्या होगा? ईरान और अमेरिका और इजराइल की रणनीति कहाँ, किस दिशा में जाएगी अभी? भाई मैं तो यही मानता हूं कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप अब इस स्थिति में नहीं रहे कि वो 28 फरवरी जैसा युद्ध फिर से शुरू कर पाए। तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा करना ही है जिससे युद्ध की खत्म हो जाए, और उसके लिए जो जद्दोजहद चल रही है ईरान के साथ में, वो कुछ ऐसा निकालना चाहते हैं ताकि उनके पास कुछ कहने के लिए वहां पे हो। भाई पेंटागन ने बताया है कि 25 अरब डॉलर रुपया खर्च हो गया, 25 अरब डॉलर खर्च हो गए इस युद्ध में। तो जब डेमोक्रेट्स ने इस आंकड़े को सुना, उन्होंने कहा ये आंकड़ा तो बहुत ही कम करके बताया गया है। तो कई संस्थाएं, उन्होंने हिसाब किताब लगाया गया कि 700 बिलियन डॉलर खर्च हुआ है, 700 अरब डॉलर खर्च हुआ है युद्ध में। इस युद्ध की कीमत इतनी है, इसको आंकड़े को घटा के बताया जा रहा है। और सारा मिलाकर जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चपत लगेगी वो 1 ट्रिलियन डॉलर की होगी, 1 खरब डॉलर की चपत होगी। तो ये सब डोनाल्ड ट्रंप के गले में एक ऐसा युद्ध जिसको जीता हुआ दिखाने के लिए उन्हें तरह तरह की तिकड़में करनी पड़ रही हैं, और कोई स्पष्ट उनके पास वो वजह नहीं है इसकी वजह से जीता हुआ दिखा सके। केवल डींगे मारने और झूठ बोलने के अलावा उनके पास और कोई तरीका नहीं है। तो ऐसे में वो लोग बुरी तरह फंस गए हैं, और काफी कुछ ईरान वो चाहते हैं, ईरान उन्हें कोई एक ऐसी रियायत दे दे जिसके बल पे वो अमेरिका में डींगे मार सके, हमने युद्ध जीत लिया, हमने युद्ध जीत लिया। ईरान अभी तक उन्हें वो गुंजाइश, वो एल्बो रूम देने के लिए तैयार नहीं हो रहा, इसीलिए सब मामला फंसा हुआ है। ये इसका रास्ता निकलेगा तो निकलेगा क्या? आपको क्या लगता है ये कैसे एक रास्ता निकलेगा? कैसे बातचीत होगी? कैसे उसके लिए जो 1.5 घंटे बातचीत की ना पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या बातचीत की होगी? पत्रकारों ने पूछा उनसे क्या बातचीत हुई आपकी पुतिन से, तो बातचीत उनकी डोनाल्ड ट्रंप ने जो पत्रकारों को बताया उससे यही लगता है कि वो वेनेजुएला, वो यूक्रेन का युद्ध, उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन का युद्ध आपका खत्म करने में मदद करते हैं, पुतिन यूक्रेन के युद्ध में फंसे हुए हैं, आप हमारा ईरान का युद्ध खत्म करने में मदद कीजिए। फिर मई के महीने में डोनाल्ड ट्रंप चीन भी जा रहे हैं, पहले उनकी यात्रा स्थगित हो गई थी, वहां जाकर शी जिनपिंग से भी कहेंगे भाई खत्म करवाओ ये, और अगर चीन और रूस चाहेंगे तो युद्ध खत्म भी हो सकता है। तो ये तो अमेरिका की नाक कट जाएगी, नाक कट गई अमेरिका की, चीन के आगे कई बार कट चुकी है संजय जी। अमेरिका की वियतनाम में नाक कटी, अफगानिस्तान में नाक कटी, सीरिया में नाक कटी, इराक में नाक कटी, 4 नाक है तो 4 बार नाक तो कट चुकी, मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका की कई बार नाक कट चुकी है। हमारे विश्वगुरु क्यों इतना डर रहे हैं? वो क्यों नहीं निपट पा रहे? विश्वगुरु झालमुड़ी खा रहे,
उनकी तो उनका देखिए वो उनकी जो अपनी राजनीति है, वो राजनीति वो केवल नाटक, ड्रामे और नौटंकी पर आधारित है। वो सोचते हैं कि भारत में लगातार चुनाव होते रहते हैं, विधानसभाओं में चुनाव होते रहते हैं, चुनाव जीत लेने को माना जाता है कि भाई स्थिति मजबूत हो गई। भाई लोकसभा में जब ये बुरी तरह लोकसभा में बहुमत खोने के बाद बुरी तरह इनका ग्राफ गिरा हुआ था, तो ये हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव अगर ना जीत पाते तो अभी तो नरेंद्र मोदी कहाँ होते, प्रधानमंत्री कुर्सी पे होते भी कि नहीं होते, मुझे इसमें शक है। आप सोचिए अगर हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव भी हार जाते तो क्या करते ये, तो बहुत बुरी स्थिति में होते। तो इन्होंने संयोग से और विपक्ष की कमजोरी की वजह से या तिकड़म करके कुछ करके इन्होंने ये सब विधानसभा के चुनाव जीत लिए। तो मोदी जी का दांव यही है कि अगर कहीं असम का चुनाव जीत जाए और बंगाल का चुनाव अगर जीत जाए या कुछ ऐसा कर दें बंगाल के चुनाव में लगे कि भाजपा ने बहुत बड़ा तीर मारा है, तो मोदी जी अपनी पीठ अपने हाथ से ठोकते रहेंगे, अपने मुंह मियां मिट्ठू होते रहेंगे। अरे जीतने के बाद फिर मंदिर में त्रिशूल लेके खड़े होंगे? उनका भजन कीर्तन करने के लिए पूरा मीडिया है ही। जीतने के बाद फिर मंदिर में जाके त्रिशूल लेके खड़े होंगे? कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। नहीं, फिर वो आएंगे दोबारा, फिर वो झाल मूली की कई दुकानें खुलवाएंगे, सब में जाके झाल मूली खाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, और आपने पूरा पूरा सुना और बहुत अच्छा भी लगा होगा। बात सही है, जब चुनाव होता है तो हमारे विश्व गुरु जी मंदिर में नजर आते हैं। चुनाव के बाद भी राहुल गांधी हम बात कर रहे हैं कहीं पेड़ों के कटने की अंडमान में, कहीं लद्दाख की, और हमारे विश्व गुरु जी त्रिशूल लेके मंदिर के बाहर खड़े हैं। पूरी दुनिया सोचती होगी, दो नेताओं को देखती होगी, लगता होगा कि एक नेता कैसा है और एक नेता कैसा है। प्रधानमंत्री का काम त्रिशूल लेके मंदिर के बाहर खड़े होना है या देश की समस्याओं की ओर ध्यान रखना है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।